Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammed Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर ईयर फर्स्ट सब्जेक्ट एफ एंड फर्स्ट यूनिट नंबर 5 वाइटल साइन। इसके जो पहला पार्ट है उसमें हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि वाइटल साइन है क्या, इसके पर्पस क्या है, उसको हम कब मॉनिटर करते हैं। इसको हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया था। हमारे पास टोटल वाइटल साइन कितने हैं, इसके जो नॉर्मल वैल्यूज है उसको हमने डिस्कस कर दिया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो द फर्स्ट वाइटल साइन इट्स का टेम्परेचर। टेम्परेचर को आज हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेचर है क्या। सो द बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन विद इन अ फेयरली कांस्टेंट रेंज बाय द hypothalamus which is located in the brain. The hypothalamus function as the body thermostat। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड को बर्थ सर्कुलेट भी कहते हैं। हम एंडोक्राइन सिस्टम में डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि ये जितनी भी बाकी ग्लैंड से अपने एंडोक्राइन सिस्टम उसको कंट्रोल करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि साइड पे एक, यहाँ पे एक हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, वो टर्मोस्टेटिक है। मतलब जो टर्मामीटर टेम्परेचर है ऑफ द बॉडी उसको नॉर्मल रखते हैं, उसको हाइपोथर्मिया और हाइपोथर्मिया से उसको बचाते हैं। द पर्पस ऑफ मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर इज टू एस्टेब्लिश द पेशेंट बेसलाइन टेम्परेचर एंड टू मॉनिटर एनी एबनॉर्मेलिटीज। अब हम टेम्परेचर को क्यों मॉनिटर करते हैं? एक तो हमें जो है ना, जो बेसलाइन टेम्परेचर होते हैं एक इंडिविजुअल के, लाइक अगर हम नॉर्मल डे टाइम के टेम्परेचर की बात करें सेंटीग्रेड में, सो ऑलमोस्ट जैसे 37.6 थे। लेकिन अ, अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज हैं तो ये इंक्रीज या डिक्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल ये फिर 39 होंगे, 40 होंगे, तो एट्स मीन कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन साइड द बॉडी, कि कोई इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लामेशन है, कुछ भी है, उसकी वजह से जो है ना बट पे जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। ठीक है, कभी कभार हम कहते हैं ना कि दिस इज़ अ बैड थिंग। नो, एक्चुअली अगर हम वाइटल साइन की बात करें लाइक टेम्परेचर, सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर द ह्यूमन बीइंग। क्योंकि टेम्परेचर क्या है, ये एक अब इसकी एग्जांपल ऐसे है ना, जिस तरह आपने एक अलार्म लगाई होते हैं कि मुझे, मतलब अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे पहले से उसके बारे में अंदाज़ा हो। तो टेम्परेचर आपको बताते हैं बिफोर डिमेजिंग योर आर्गन और बिफोर डिमेजिंग द टिश्यू, वो आपको पहले से बता देते हैं कि देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग इन द बॉडी, आपने उसके लिए कुछ करना है। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट है और उसका इन्फेक्शन हो जाता, और इन्फेक्शन की वजह से अगर वो फीवर जो है या जो जो वाइटल साइन है, अगर उसमें एबनॉर्मेलिटीज नहीं आ जाती या उस पर चेंजेस नहीं आती, तो फिर आपको किस तरह पता चलता है कि मतलब देयर इज समथिंग गोइंग रॉन्ग। तो एट द एंड क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गन है, जो वाइटल ऑर्गन है, वो डिमेज हुआ होते, बिकॉज क्योंकि आप पहले से उसके लिए कुछ नहीं करते थे। तो दैट्स वाई चांसेस हुआ करते फिर के मतलब आपके जो ऑर्गन है वो डिमेज हो जाते। सो वाइटल साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो टेम्परेचर को हम इसीलिए मेजर करते हैं ताकि आपकी जो बेस लाइन टेम्परेचर है उसके बारे में हमें पता चले, और दूसरा ये है कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज है तो उसको हम टाइमली उसको मॉनिटर करें। अब टेम्परेचर जो है ये किस चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं? द बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस फॉर द बॉडी। ठीक है, मेजर इन अ हीट यूनिट्स कॉल्ड डिग्री। देख, एक हमारे पास होते हैं हीट प्रोडक्शन, ठीक है, और एक होते हैं हीट लॉस। अगर ये दोनों नॉर्मल होते हैं ना, तो आपकी बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल स्टेट पे होते हैं। लेकिन अगर हेड प्रोडक्शन ज़्यादा है, लॉस कम है, तो फिर आप हाइपोथर्मिया के पास जाओगे। अगर हीट प्रोडक्शन कम है और लॉस ज़्यादा है तो आप हाइपोथर्मिया में चले जाओगे। तो मतलब टेम्परेचर है क्या, इनकी बीच, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस की बीच एक क्या है, एक बिल्कुल नॉर्मल बैलेंस स्टेट है। हम टेम्परेचर को किस चीज़ से मेजर करते हैं? यूनिट से, डिग्रीज। ठीक है, यूनिट क्या है उसकी? डिग्री। फॉर एग्जांपल सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन। ठीक है, तो ये सारे क्या है? दीज आर डिग्री।
इट इज द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। टेम्परेचर की सिंपल डिफिनीशन क्या है कि टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। इसको हम कहते हैं टेम्परेचर। देखिए, या कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज द इम्बैलेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड लॉस ऑफ हीट। आप ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज द अल्ट्रेशंस एंड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। उसमें जब अल्ट्रेशन आ जाते हैं तो वी कैन से दिस इज द टेम्परेचर। सिंपल डिफिनेशन ये है कि दिस इज द डिग्री ऑफ, क्योंकि डिग्री के बाद डिग्रीज ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर। ये डिफरेंट डिफिनेशन है इसकी। It is the balance between heat production and heat loss of the body। मैंने कहा कि this is another definition of the temperature, कि this is the balance between the heat production and heat loss of the body। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर यूजिंग ओरल अगर हम बात करें तो जैसे 37 सेंटीग्रेड है, और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो जैसे ऑलमोस्ट 98.6 फ़ारेनहाइट है। एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं, लेकिन एमसीक्यूज में अगर 37.4 है सो द करेक्ट आंसर विल बी 37.4। अगर नहीं है 37.6 है तो आप 6 को ले लें, अगर नहीं है तो 37 को आप बार करें। ठीक है, और 98.6 फ़ारेनहाइट जो है ये हमारे पास है टेम्परेचर। ये नॉर्मल की बात हो रही है। ठीक है, अब टेम्परेचर जो है उसके टाइप्स है। देयर आर टू काइंड ऑफ टाइप्स है टेम्परेचर के। एक होता है कोर टेम्परेचर, यानी इनसाइड ऑफ द बॉडी जो आपकी टिश्यू है, सेल है, उसके टेम्परेचर। एक होता है सरफेस टेम्परेचर, जो बाहर आपकी जो बॉडी है, जिस तरह आप टच के थ्रू, अब अगर अपने फैंगर से अपने हैंड से उसको टच करोगे सो दिस इज सरफेस टेम्परेचर। लेकिन कोर टेम्परेचर को आप टचिंग से इस तरह मेजर नहीं कर सकते। थर्मामीटर और इसके बाद से जो है ना आपको सही मेजरमेंट आ जाएंगे। कोर टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द डीप टिश्यू। जो डीप टिश्यू है उसके टेम्परेचर को कहते हैं ऑफ द बॉडी। इट रिमेन कांस्टेंट, इट वेरीज वेरी लेटर एज वन Fahrenheit एक्सेप्ट व्हेन अ पर्सन हैज अ फीवर वी मेजर इट विद थर्मामीटर। एक बात याद रखें कि जो इंटरनल जो टेम्परेचर है, मतलब जो डीप टेम्परेचर है, जो टिश्यू के टेम्परेचर है, वो अक्सर कांस्टेंट रहते हैं। नॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही है, नॉर्मल सिचुएशन में वो कांस्टेंट होते हैं। अगर उसमें चेंजेस भी आते हैं तो बहुत कम, मतलब 1 फ़ारेनहाइट तक उसमें चेंजेस आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात हो रही है। लेकिन सरफेस टेम्परेचर तो ज़्यादा उसमें वेरिएशन आते हैं ना। अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है बाहर तो डेफिनेटली है कि आपकी जो बॉडी सरफेस है वो सर्द होंगे, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो गर्म होंगे। ठीक है, तो इसमें चेंजेस ज़्यादा आते हैं, लेकिन जो इंटरनल है उसमें चेंजेस बिल्कुल नहीं आते हैं, बिल्कुल लिटिल चेंजेस आते हैं, लाइक 1 फ़ारेनहाइट तक। दूसरी बात यह है कि वी मेजर इट विद अ थर्मामीटर, और थर्मामीटर के थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं। सरफेस टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर जो है, दिस इज द आप कह सकते हैं कि कंट्रास्ट द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस और स्किन जो है, बट दिस इज फ्लक्चुएटिंग, राइज एंड फॉल ये हो सकते हैं, उसमें इंक्रीज हो सकते हैं या डिक्रीज होते हैं इन रिस्पांस टू द एनवायरनमेंट। जो बाहर की रिस्पांस है, जो एनवायरनमेंट है, उसको वो रिस्पांस करते हैं। अगर एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कोल्ड है तो टेम्परेचर ऑफ द सरफेस जो है वो कोल्ड होंगे। अगर एनवायरनमेंट हॉट है तो टेम्परेचर ऑफ द सरफेस जो है वो हॉट होंगे। अब रेगुलेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी जो टेम्परेचर है वो किस तरह रेगुलेट हो सकते हैं। तो पहले स्लाइड में हमने हाइपोथैलेमस की बात की कि हाइपोथैलेमस जो है उसका जो मेन फंक्शन है दैट इज थर्मोस्टेट, मतलब वो टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन रखते हैं। द इंटीरियर हाइपोथैलेमस प्रोमोट हीट लॉस थ्रू वेजोडाइलेशन एंड स्वेटिंग। देख, हाइपोथैलेमस की टू पार्ट है, एक है इंटीरियर और एक है पोस्टीरियर। एंटीरियल जो है ना वो हीट को लॉस कर देते हैं, वेजो डायलेशन कर देते हैं, जो ब्लड वेसल है उसको डायलेट कर देते हैं और स्वेटिंग हो जाते हैं। तो दोनों की वजह से जो टेम्परेचर है वो कम हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। लेकिन जो द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस है, दिस प्रोमोट द हीट जो है कंजर्वेशन, वो हीट को कंजर्व करते हैं, हीट को सेव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वेजो कंस्ट्रक्शन। जो वेसल है, जो ब्लड वेसल है, उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसके थ्रू जो हीट है उसको क्या करते हैं,
मतलब सेव करते हैं। हीट प्रोडक्शन एंड मेंटेन्स हीट प्रोडक्शन एंड मेंटेन द कोर टेम्परेचर। ये क्या कौन करते हैं? हीट प्रोडक्शन को और कोर टेम्परेचर को मतलब मेंटेन रखने से द वर्क ऑफ हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस उसको मेंटेन रखते हैं किस तरह? जो इंटीरियर पार्ट है, अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इंटीरियर पार्ट जो है वो उसको रेगुलेट करते हैं, वे जो डायलेशन करते हैं, स्वेटिंग, और इसके थ्रू जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल आ जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लॉस हो, टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो, तो फिर जो पोस्टीरियर पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो हीट को प्रोमोट कर देते हैं। हीट जो है उसको कंसर्व करते हैं, और वे जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, और इसकी वजह से जो हीट है, जो टेम्परेचर है उसको इंक्रीज करते हैं। तो दैट्स वाई द टेम्परेचर इज इंक्रीज एंड डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट, और ये हाइपोथैलेमस करते हैं। अब टर्मो रेगुलेशन है क्या, किस तरह जो है ये रेगुलेट होते हैं? तो बैलेंस बिटवीन द हीट प्रोडक्शन एंड हीट लॉस। जिस तरह हमने वेट में जो हमने एनर्जी बैलेंस की बात की थी कि एनर्जी बैलेंस, एनर्जी लॉस एंड एनर्जी विच वी गेन, so same in this way balance between the heat production and heat loss। अगर वो बैलेंस है, दोनों बैलेंस है, so the body temperature will be normal। अगर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा है और लॉस कम है, तो मतलब इसकी लॉस ज़्यादा है और कम है और हीट ज़्यादा है, तो बॉडी की टेम्परेचर क्या होगी? इंक्रीज होंगी। इसी तरह अगर लॉस जो है वो ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, यानी मतलब ऑपोजिट होंगे। अगर ज्यादा प्रोडक्शन क्या है? ज्यादा है, ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होंगे। ठीक है, अगर कम प्रोड्यूस हो रही है तो फिर क्या होंगे? मतलब लॉस होंगे ज्यादा। ठीक है, सो व्हेन द अमाउंट ऑफ द हीट प्रोड्यूस बाय द बॉडी एग्जैक्टली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द हीट लॉस, द पर्सन इज हीट बैलेंस। जितना हीट प्रोड्यूस हो रही है अगर वो इक्वल है हीट लॉस के, तो मतलब कि फिर क्या होगी? द पर्सन एज अ हीट बैलेंस, तो फिर टेम्परेचर नॉर्मल होगी। हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस, ये दोनों चीज़ों को अपने माइंड में रखना है और इन दोनों के बीच बैलेंस हो। ठीक है, हीट प्रोडक्शन इज द बॉडी एज का टर्मोजेनेसिस। जब हीट प्रोड्यूस होते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं टर्मोजेनेसिस, और जब हीट लॉस होते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं थर्मोलाइसिस, यानी हीट को लॉस होना और हीट को प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज ऑफ द टेम्परेचर है एडल्ट की अगर हम बात करें, सो नॉर्मल रेंज है और ये रूट है। अगर ओरल टेम्परेचर की बात करें सो 98.6 फ़ारेनहाइट है, 37 सेंटीग्रेड है, और जो साइट है दिस इज द मॉल। अगर हम टेम्पेरेचर की बात करें सो ये 99.6 है, 37.6 है, और इसको हम जो है ईयर से चेक करते हैं। अगर हम रेक्टल की बात करें सो 99.6, 37.6, और इसको हम रेक्टल से करते हैं। अगर हम एक्सियल की बात करें सो 97.6, 36.6, और इसको हम एक्सियल से करते हैं। देख एक चीज़ याद रखें, अब जो है ना ये ओरल, ओरल को आप बीच में ले लें, ओरल। ठीक है, ओरल को आप बीच में ले लें, और इससे जो है ना इस साइड पे आप लिख दे एक्सियल, यानी लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे आप लिख दे रेक्टर। यहाँ पे आप लिख दे 98.6। ठीक है, अगर आप इससे लेफ्ट साइड पे आओगे तो यहाँ पे आप 1 डिग्री कम कर लें, 97.6। अगर आप राइट साइड पे जा रहे हैं तो आप यहाँ पे एक पॉइंट को ज्यादा लिखिए, 99.6। ठीक है, तो मतलब ये है कि रेक्टल टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होंगे ओरल टेम्परेचर से, और एक्सियल टेम्परेचर जो है वो कम होंगे ओरल टेम्परेचर से। तो ओरल को आप बीच में ले, उसकी जो नॉर्मल टेम्परेचर है आप लिख रहे 98.7। अगर आप राइट साइड पे जा रहे हैं तो आपके पास रेक्टल है, रेक्टल के 1 डिग्री जो है वो इंक्रीज होगी तो 99.6 होंगे। अगर आप लेफ्ट साइड पे आओगे तो यहाँ पे एक्सियल है, और एक्सियल के 1 डिग्री डिक्रीज होंगे तो 97.6 होंगे। ठीक है, सो ये आपके पास रूट है, दीज आर टेम्परेचर, और ये आपके पास साइट है कि कहाँ से आप मेजर कर सकते हो। तो एमसीक्यूज में ये आ सकते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आसान
फार्मूला ये है कि किस तरह आपने उसको याद करना है। तो आपने जो है मतलब सबसे ओरल जो है वो आप बीच में लिख दें, लेफ्ट साइड पे जो है ना आप वो लिख दें एक्सियल, और राइट साइड पे आप रेक्टल लिख दें। नॉर्मल टेम्परेचर आप बीच में लिख दें और एक साइड और दूसरी साइड पे फिर आपने 1 डिग्री को इंक्रीज और डिक्रीज करना है। ठीक है, AOR लिख दें। ओ आपके पास क्या है, 98 है। ए आपके पास 97 है। आर आपके पास 99 है। ठीक है, आप कुछ फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं बॉडी टेम्परेचर के ऊपर, मतलब उसको जो नॉर्मल सिचुएशन है उसके ऊपर। एज, क्योंकि अगर एज की हम बात करें तो ओल्ड एज में टेम्परेचर मोस्टली कम रहते हैं, कोल्ड रहते हैं। यंग एज में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जो आपकी सर्कैडियन रिदम है, सर्कैडियन रिदम जो आपकी, इसको हम इंटरनल लॉक भी कहते हैं, आपकी जो 24 आवर जो मतलब मैनेज करते हैं ना आपकी बॉडी की, किस तरह BMI और पल्स रेट और ये सारी चीज़ें, तो ये आपके इंटरनल वो होते हैं। अगर हम नींद की बात करें तो कब आपने सोना है, कब आपने जागना है, तो ये सारे सर्कैडियन रिदम करते हैं। तो ये इफेक्ट करते हैं उस पर। फॉर एग्जांपल अगर डे के टाइम आपके टेम्परेचर 98.6 है, तो इवनिंग में ये 99.6 होते हैं, क्योंकि इवनिंग में जो BMR है वो ज़्यादा होते हैं, जो आपके स्केलेटल मसल हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होते हैं। एक्सरसाइज इसके ऊपर इफेक्ट करता है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे और एक्सरसाइज के बाद टेम्परेचर आप चेक करोगे सो इट विल बी हाई। इसीलिए हम जब भी टेम्परेचर चेक करते हैं तो हम कुछ प्रिकॉशन लेते हैं कि आया पेशेंट ने अभी कुछ खाया तो नहीं है। अगर पेशेंट ने कुछ खाया होता है विद इन 15-20 मिनट्स, तो हम उसको फिर टेम्परेचर, ओरल टेम्परेचर हम चेक नहीं करते, क्योंकि उसमें इंक्रीज डिक्रीज आ सकते हैं। इस तरह एक्सरसाइज उसने की है, हार्मोन जो है उसमें उसके ऊपर इसका इफेक्ट है टेम्परेचर के। ठीक है, जिस तरह हमने एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन या बाकी जो हार्मोन है उसकी हमने बात की। स्ट्रेस की वजह से जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो सकते हैं। और इन्वायरमेंट जो सरफेस टेम्परेचर है, दिस इज मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट टेम्परेचर। अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर ज़्यादा कोल्ड है तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा कोल्ड फील करेंगे। अगर इन्वायरमेंटल टेम्परेचर हॉट है तो आपकी बॉडी जो है वो हॉट फील करेंगे। अब अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें किस तरह अल्ट्रेशन आ सकते हैं। नॉर्मल रेंज टेम्परेचर जिस तरह हमने कहा था कि 37 एंड 36.5 या 96.8 से लेकर 99 फ़ारेनहाइट तक, ये हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर है। इसमें अगर इंक्रीज है बॉडी टेम्परेचर से, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो उसको पायरेक्सिया कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आस्पी और आस्के में भी ये पूछा जा सकता है और ये MCQs भी उससे आते हैं कि मतलब पायरेक्सिया क्या है और पायरेक्सिया की टाइप क्या है। तो अगर बॉडी टेम्परेचर एबव नॉर्मल रेंज है तो उसको हम पायरेक्सिया कहते हैं। अगर 37.6 से अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर सेंटीग्रेड से ज़्यादा है तो हम उसको हाइपरेक्सिया कहते हैं, पायरेक्सिया कहते हैं। Pyrexia, hypothermia और फीवर, क्लाइंट हैव फीवर इज कॉल्ड फेब्राइल। फेब्राइल का मतलब क्या है, जब कोई भी पेशेंट, कोई भी इंडिविजुअल फीवर के साथ हो तो हम कहते हैं कि ये फेब्राइल है, मतलब उसको फीवर है, तो उसको फेब्राइल कहते हैं। लो पायरेक्सिया की टाइप है, लो पायरेक्सिया है। लो पायरेक्सिया का मतलब यह है कि द फीवर डज नॉट राइज मोर देन 99 टू 100। अगर आपके टेम्परेचर 99 और 100 फ़ारेनहाइट के बीच में है तो उसको हम कहते हैं दिस इज लो पायरेक्सिया। पायरेक्सिया इसीलिए है कि आपकी जो बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर है वो दिस इज 99, 98.6, ये 98.6 से ज़्यादा है तो इसलिए हम उसको पायरेक्सिया कहेंगे। लेकिन ये स्लाइटली इंक्रीज है तो दैट्स व्हाई दिस इज अ लो पायरेक्सिया। मॉडरेट पायरेक्सिया का मतलब ये है कि अगर आपके जो बॉडी टेम्परेचर है वो बिटवीन 100 से लेकर 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक है तो हम कहते हैं कि हाँ, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है तो पायरेक्सिया है। लेकिन
जो नॉर्मल जो लो पायरेक्सिया है उससे ज़्यादा है तो मॉडरेट है। हाई पायरेक्सिया का मतलब ये है कि आपके बॉडी टेम्परेचर अगर 103 से लेकर 105 के बीच हो तो हम उसको कहते हैं कि दिस इज अ हाई पायरेक्सिया। और एक होता है हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर पायरेक्सिया का टेम्परेचर जब आपकी टेम्परेचर 105 से इंक्रीज हो तो हम उसको कहते हैं हाइपर पायरेक्सिया। तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि व्हाट इज पायरेक्सिया। अगर आपकी बॉडी टेम्परेचर से जो आपकी टेम्परेचर है वो इंक्रीज है सो दिस इज कार पायरेक्सिया। अगर स्लाइटली इंक्रीज है तो लो पायरेक्सिया। फॉर एग्जांपल अगर वो 99 से 100 तक है, अगर 100 से 103 तक है तो ये मॉडरेट पायरेक्सिया है। 103 से लेकर 105 तक है तो ये हाई पायरेक्सिया है। अगर मोर देन 105 है तो देन दिस इज कार हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है। अब कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ फीवर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ज़्यादा जो स्टूडेंट है उसमें कंफ्यूज होते हैं और आप यकीन करें ज़्यादातर एमसीक्यूज इसमें से आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है उसमें कंफ्यूज होते हैं। तो एक होते हैं हमारे पास इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर का मतलब क्या है कि द बॉडी टेम्परेचर अल्टरनेट एट रेगुलर इंटरवल बिटवीन द पीरियड ऑफ फीवर एंड द पीरियड ऑफ अ नॉर्मल और सब नॉर्मल टेम्परेचर एज कॉल्ड मलेरिया। ठीक है, इंटरमिटेंट फीवर वो फीवर है जो एक खास रेगुलर इंटरवल के साथ वो इंक्रीज होंगे, फिर जो है वो नॉर्मल पे आएंगे, नॉर्मल से डिक्रीज भी हो सकते हैं, फिर जो है इंक्रीज होंगे। लेकिन इसमें जो मेन डिफरेंस है ना वो ये है कि वो जो आपकी बेस लाइन है, फॉर एग्जांपल ये अगर आपकी बेस लाइन है, ये दिस इज योर बेस लाइन, तो जो ये इंटरमिटेंट फीवर है वो इंक्रीज होंगे, फिर जो है वो नॉर्मल को टच करेंगे, फिर इंक्रीज होंगे, फिर जो है नॉर्मल से नीचे भी आ सकते हैं, फिर इंक्रीज होंगे, फिर नॉर्मल को टच करेंगे। तो ये बेस लाइन को टच करेंगे। ठीक है, ये बेस लाइन को टच करेंगे तो एक खास इंटरवल के साथ, मतलब इंक्रीज होंगे एक खास इंटरवल के साथ। फॉर एग्जांपल अगर सुबह 10 बजे इंक्रीज है, ठीक है, 12 बजे फिर डिक्रीज है, फिर 2 बजे फिर इंक्रीज, फिर जो है 4 बजे डिक्रीज। ठीक है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज होंगे लेकिन जो बेस लाइन है ना उसको टच करेंगे। देखिए ना, द बॉडी टेम्परेचर इज क्या करते हैं, अल्टर हो जाते हैं एट अ रेगुलर इंटरवल के साथ। ठीक है, रेगुलर इंटरवल के साथ बिटवीन द पीरियड्स ऑफ फीवर, यानी ये जो फीवर है और ये जो पीरियड ऑफ नॉर्मल या सब नॉर्मल, ये आपके पास सब नॉर्मल है टेम्परेचर। लाइक मलेरिया, मलेरिया में क्या होते हैं, हम कहते हैं ना कि कल जो है उसको सुबह 10 बजे फीवर आई थी तो आज 10 बजे भी उसको फीवर आएंगे। ठीक है, कल उसको दोपहर 2 बजे फीवर आई थी तो आज, या दो टाइम मॉर्निंग में उसको फीवर होते हैं और नाइट में उसको फीवर होते हैं। एक खास इंटरवल के बीच होते हैं ना, या मॉर्निंग में या इवनिंग में या नाइट में उसको होते हैं। लेकिन उसमें जो मेन ये है ना कि जब टेम्परेचर नहीं होंगे तो आप उसको चेक करोगे तो नॉर्मल को टच करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक पेशेंट है उसके टेम्परेचर 104 है, 104 है, लेकिन जैसे आप उसको मेडिसिन कुछ देंगे या टाइम हो जाएंगे तो ये तकरीबन फिर 98.6 होंगे, नॉर्मल को आएंगे। सो दैट्स वाई दिस इज कार इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट जो नहीं होता वक्त, जो अक्सर फिल्मों के बीच में अगर भी आप लोगों ने देखा होगा तो आधे की बात कहते हैं इंटरमिटेंट, मतलब वक्फा। ठीक है, तो इसमें एक गैप आ जाते हैं नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच में। ठीक है, तो होपफुली कि आप उसको समझ चुके होंगे कि उसमें क्या होता है। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं रिमिटेंट फीवर। अब रिमिटेंट फीवर क्या है, अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, इसमें भी फ्लक्चुएशन होते हैं, मोर देन 2 सेंटीग्रेड आकर जो है 2 सेंटीग्रेड ये ज़्यादा होते हैं वो 24 आवर, ऑल विच आर अबाउ नॉर्मल। फॉर एग्जांपल जो हमारे पास इन्फ्लुएंजा है, कोड या इन्फ्लुएंजा में जो होते हैं। देख रिमिटेंट फीवर में क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास बेस लाइन है, तो रिमिटेंट फीवर जो है वो इंक्रीज होंगे, फिर जो है डिक्रीज होंगे, फिर इंक्रीज होंगे, फिर डिक्रीज होंगे, फिर इंक्रीज होंगे, फिर डिक्रीज होंगे। लेकिन ये बेस लाइन को टच नहीं करेंगे। एटलीस्ट 2 डिग्री जो है ये उसके अबाव तो आएंगे लेकिन उससे नीचे नहीं आएंगे। फॉर एग्जांपल जो टेम्परेचर है वो 99.6 या जो है 100 होंगे, लेकिन ये 100 से फिर 101, 102, 103, 104 तक, लेकिन फिर भी जब नीचे आएंगे तो 100 तक आ जाएंगे। लेकिन बेस जो लाइन है
उसको टच नहीं करेंगे। देखिए, तो इंटरमिटेंट और रिमिटेंट में जो मेन फर्क है वो ये है कि इंटरमिटेंट में जो नॉर्मल जो बेस लाइन है उसको टच करते थे, मतलब नॉर्मल में आ सकते थे, लेकिन रिमिटेंट में नॉर्मल तक नहीं आएंगे। ठीक है, अगर मतलब 100 तक को आएंगे, लेकिन 100 तो ऑलरेडी पायरेक्सिया है, ठीक है, हाई टेम्परेचर है। आप ये 100 तक आएंगे लेकिन इससे नीचे नहीं आएंगे, मतलब 98.6 पे नहीं आएंगे रिमिटेंट फेवर में। ठीक है, इन्फ्लुएंजा में ये होता है, या कोड जो कॉमन कोड है उसमें ज़्यादा होते हैं ये, लेकिन उसमें क्या है कि मतलब ये जो नॉर्मल बेस लाइन है ना उसको टच नहीं करेंगे। ये उसकी मेन आप कह सकते हैं कि डिफरेंस है बिटवीन द इंटरमिटेंट और रिमिटेंट। ठीक है, आपने इस डायग्राम से समझना है, फिर आप नहीं बोल सकते। अच्छा, अब जो है रिप्लेसिंग रिलैप्सिंग, रिलैप्सिंग का मतलब क्या है फीवर कि शॉर्ट फेब्राइल पीरियड ऑफ फ्यू डेज और जो हमारे पास होते हैं इंटरस्प्रेड within the period of 1 to 2 days और नॉर्मल टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया इन्फेक्शन। रिलैप्सिंग में क्या होते हैं कि फॉर एग्जांपल ये आपकी बेस लाइन है, ठीक है, तो आपको टेम्परेचर हो जाते हैं, फिर 2-3 दिन के लिए बिल्कुल नॉर्मल रहता है, फिर आपको टेम्परेचर शुरू हो जाता है, फिर जो है कुछ दिनों के लिए नॉर्मल होता है, फिर टेम्परेचर शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि शॉर्ट फेब्राइल पीरियड होता है फॉर ऑफ अ फ्यू डेज, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। फिर क्या करते हैं, इंटरस्प्रेड वाइड पीरियड ऑफ 1 or 2 डेज अपॉन नॉर्मल टेम्परेचर, फिर 1 या 2 डेज तक नॉर्मल टेम्परेचर होते हैं, फिर जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, रिलैप्स, रिलैप्सिंग। ठीक है, मतलब एक एक कंटिन्यूसली नहीं जाते, उसमें टेम्परेचर होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं मतलब रिलैप्सिंग। अब जो लास्ट वन है दिस इज अ कांस्टेंट फीवर। अब कांस्टेंट फीवर का मतलब क्या है, कंटिन्यूस फीवर भी आपको उसको कहते हैं। इसमें जो बॉडी टेम्परेचर है ना वो फ्लक्चुएट होते हैं मैन्युअली, बट ऑलवेज रिमेन अबाउट द नॉर्मल। ठीक है, इसमें जो आपकी बेसलाइन टेम्परेचर है ना ये उससे अबाव होंगे और कांस्टेंट होंगे। ठीक है, कांस्टेंट होंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि वो इंक्रीज होते जाएंगे, नहीं, वो कांस्टेंट होंगे बिल्कुल। लेकिन जो आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है ना उससे अबाव होंगे। ठीक है, 99 या 100, लेकिन ये 100 होंगे तो बस 100 होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी 100, कल टाइफाइड फीवर में होते हैं ना जिसको कंटिन्यूस फीवर भी कहते हैं, कांस्टेंट फीवर भी कहते हैं ना। टाइफाइड वाले ऑलरेडी आपको बताते हैं ना कि मतलब हर टाइम मुझे टेम्परेचर होते हैं, पता नहीं मैं ठीक ही नहीं होता, तो दिस इज अ कांस्टेंट फीवर। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है कि इंटरमिटेंट में आपने ये याद रखना है कि इंटरमिटेंट में जो नॉर्मल बेस लाइन है उसको टच करेंगे, रिमिटेंट में उसको टच नहीं करेंगे बेस लाइन को, रिलैप्सिंग में कुछ दिनों के लिए होंगे, कुछ दिनों के लिए नहीं होंगे, कांस्टेंट में एबाव रहेंगे 1 to 2 डिग्री, लेकिन कांस्टेंट रहेंगे नॉर्मल को। ये भी नॉर्मल में भी नहीं आता ना, मैंने आपको कहा कि फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ठीक है, कांस्टेंट में भी ये आपकी जो बेस लाइन है इससे एबाव रहेंगे, लेकिन एक कांस्टेंट वे में रहेंगे, मतलब इंक्रीज डिक्रीज नहीं होंगे, लेकिन जो नॉर्मल बेस लाइन है उसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा, पायरेक्सिया है क्या? पायरेक्सिया को ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया कि पायरेक्सिया जब आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल से इंक्रीज हो, मतलब नॉर्मल नहीं हो, नॉर्मल से इंक्रीज हो, तो हम उसको कहते हैं पायरेक्सिया। ठीक है, तो फायरेक्सिया को हम कहते हैं, उसको हम जो है फीवर स्पाइक्स भी कहते हैं। अ टेम्परेचर डेट राइज टू फीवर level rapidly following a normal temperature and then return to a normal within a few hours is called a fever spike. Bacteria blood infection often cause fever spike. ठीक है, अब जो पायरेक्सिया है उसकी जो टाइप्स है वो कंटिन्यू है, तो उसमें जो एक और है जिसको हम कहते हैं फीवर स्पाइक। फीवर स्पाइक क्या है कि टेम्परेचर डेट राइज टू फीवर लेवल रैपिडली following a normal temperature and then return to normal temperature, ठीक है, within a few hours is called a few spike। मतलब एकदम से इंक्रीज हो जाते हैं बॉडी टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, और फिर वापस अपने उसमें आ जाते हैं, नॉर्मल में आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं
फीवर जो फीवर स्पाइक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये ज़्यादा होते हैं। एक होता है इनवर्स फीवर। इनवर्स फीवर क्या है कि द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग आवर्स एंड द लोएस्ट जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्डेड इन द इवनिंग। अगर आप देख लेना तो नॉर्मल में, जिस तरह हमने कहा कि नॉर्मल में जो इवनिंग टाइम है ना उस पर टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं एज कम्पेयर टू डे टाइम, क्योंकि उस टाइम बी बार जो है वो इंक्रीज होते हैं, स्केलेटल वेसल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो दैट्स वाई जो इवनिंग टेम्परेचर है वो हाई होते हैं एज कम्पेयर टू मॉर्निंग टेम्परेचर, क्योंकि इवनिंग में जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 99.6 होते हैं और डे के टाइम जो है वो 98.6 होते हैं। लेकिन इनवर्स फेवर में ये अपोजिट होगी। इनवर्स फेवर में मॉर्निंग जो है द हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन मॉर्निंग एंड द लोएस्ट जो है इन इवनिंग, ये उल्टा होंगे, उसमें अपोजिट होंगे, मतलब मॉर्निंग में हाईएस्ट होंगे और इवनिंग में लोएस्ट होंगे। ठीक है, तो ये उस पर मेन डिफरेंस है मतलब फीवर स्पाइक में। अच्छा, नेक्स्ट है हेक्टिक फीवर या स्विंगिंग फीवर। स्विंग स्विंग से निकला हुआ है, जिस तरह हम कहते हैं ना ये गेन उसने बहुत ज़्यादा स्विंग किया। हेक्टिक फीवर ये कौन सा फीवर कि व्हेन द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड लो टेम्परेचर इज वेरी ग्रेट। ठीक है, उसमें लो टेम्परेचर, इसको हम उर्दू में शदीद बुहार कहते हैं ना, हम कहते हैं ना शदीद बुहार की सूरत में डॉक्टर से रब्ता करें। तो जो हेक्टिक फीवर है उसको हम शदीद बुहार कहते हैं, क्योंकि जो हाई और लो टेम्परेचर है उसमें जो डिफरेंस है वो एटलीस्ट 1.4 सेंटीग्रेड होते हैं। ठीक है, मतलब हाई डिफरेंस होते हैं बिटवीन द लो एंड द हाईएस्ट टेम्परेचर, मतलब जो लोएस्ट टेम्परेचर है उससे हाई टेम्परेचर रहता है, ये नीचे नहीं आता, तो इसको कहते हैं शदीद बुखार। इन 1.4 जो सेंटीग्रेड है ये तकरीबन डिफरेंस होता है बिटवीन द लो एंड हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको कहते हैं हेक्टिक फीवर। अच्छा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फीवर क्या है, मतलब उसके साइन सिम्टम। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन साइन सिम्टम, किस तरह हमें पता चलेगा कि उसको फीवर है। अनसेड ऑफ कोल्ड और चेल पेस। ठीक है, एक तो ये है कि अनसेड ऑफ कोल्ड और चेल पेस, जिसमें शेवरिंग आ जाते हैं ना, इंक्रीज द हार्ट रेट इंक्रीज हो जाते हैं, उसमें रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाते हैं, रेस्पिरेशन की जो डेप्थ है वो इंक्रीज हो जाते हैं, शेवरिंग हो शुरू हो जाते हैं, पेल हो जाते हैं, स्किन बिल्कुल येलो कलर जैसा। ठीक है, कंप्लेंट ऑफ फीलिंग कोल्ड, पेशेंट आपको बताते हैं कि मेरे बहुत ज़्यादा सर्दी होते हैं। साइनोटिक नेल्स एंड बेड्स, नेल बेड जो है वो साइनोटिक हो जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन के उसमें आ जाते हैं डिफिशियंसी। ठीक है, इसी तरह जो नेक्स्ट है ये अनसेट ऑफ द कोल्ड चेल पेज उसको कहते हैं। जो प्लेटो पेज है उसमें क्या हो जाते हैं कि एब्सेंस ऑफ चेल्स, उसमें चेल्स जो है वो एब्सेंट हो जाते हैं। स्कैन डेट फील्स वार्म, स्कैन जो है बिल्कुल वार्म हो जाते हैं, फिर मतलब गर्म हो जाते हैं। इंक्रीज द पल्स, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाते हैं। ट्रस्ट बहुत ज़्यादा लगते हैं, मतलब भूख प्यास बहुत ज़्यादा लगते हैं। माइल्ड टू सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, उसमें ड्राउजनेस हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस होते हैं, मतलब वो कंपार्टेबल नहीं होता, और डिलीरियम। ठीक है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा है तो मतलब फिर वो इस तरह की बातें करते कि मतलब वो नॉर्मल जैसे नहीं होते ना, वो अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है फीवर, इस पे अगर हम बात करें, जो थर्ड फेस है फीवर जो है एबेटमेंट और जो फ्लश फेस है, उसमें क्या होता है, देखिए फर्स्ट फेज जो है दिस इज कोल्ड एंड चिल फेस है, द सेकंड फेज इज अ प्लेटो एंड द थर्ड फेज इज अ एबेटमेंट एंड फ्लश फेज। उसमें क्या होता है कि स्किन डेट अपीयर फ्लश्ड एंड फील वार्म्स, स्वेटिंग हो जाते हैं उसमें, और ये जो हार्ट रेट और पल्स रेस्पिरेशन ये डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं उसमें। ठीक है, हाइपोथर्मिया क्या है कि हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया जब इंक्रीज होते हैं बट जो नॉर्मल टेम्परेचर, और हाइपोथर्मिया जब डिक्रीज होते हैं, सो एज अ कोर बॉडी टेम्परेचर बिलो द लोअर limit of a normal body temperature is around 98.6 or 30 centigrade. Hypothermia occur as your body temperature falls below 95, यदि 35 सेंटीग्रेड से कम हो या 95 फ़ारेनहाइट से कम हो तो आप उसको कहते हैं कि दिस इज द हाइपोथर्मिया। एग्जेसिव हीट लॉस की वजह से होते हैं या हीट प्रोडक्शन अगर कम होते हैं। वी जो है आप अगर वेट क्लॉटिंग है, मतलब गीले कपड़े अपने पहने हुए है, ग्रेटली इंक्रीज द हीट लॉस, वो हीट लॉस
मास को ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं थ्रू द कंडक्शन एंड इवापोरेशन के थ्रू। एंड एडुकेट हीट प्रोडक्शन, अगर हीट प्रोडक्शन सही नहीं हो रही जो है प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेस एम्पेयर हाइपोथैलेमिक रेगुलेशन सेंटर। तीन मेन काज होते हैं हाइपोथर्मिया के, या तो यह है कि एक्सेसिव हीट लॉस बहुत ज़्यादा होते हैं, या हीट प्रोडक्शन सही नहीं हो रहे, और या जो आपकी हाइपोथैलेमस है वो सही काम नहीं कर रहे। मोस्टली आपके जो इंटीरियर पार्ट ऑफ द हाइपोथैलेमस है, अगर वो काम नहीं करते तो हाइपोथर्मिया हो जाते हैं उसमें। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपोथर्मिया क्या है, क्या साइंस सिम्टम क्या है हाइपोथर्मिया की? सो डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हो जाते हैं 35 सेंटीग्रेड से बिलो। पल्स और रेस्पिरेशन रेट जो है वो भी डिक्रीज हो जाते हैं। शेवरिंग हो जाते हैं, इनिशियली जब स्टार्ट होते हैं तो सीवियर शेवरिंग हो जाते हैं। शेवरिंग क्यों होते हैं पता है, जब मतलब हीट बहुत ज़्यादा लॉस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो आपकी जो सील है और टिश्यू है वो शेवरिंग शुरू कर देते हैं, मतलब वो फ्रैक्शन पे आ जाते हैं, तो वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। शेवरिंग में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होते हैं, आपकी जो सेल है और वो एक दूसरे के साथ फ्रैक्शन में आ जाते हैं, मोमेंट में आ जाते हैं, तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। सो दैट्स वाई दिस इज शेवरिंग की मेन वजह यही है। फीलिंग ऑफ अ कोल्ड एंड चिल्स, ज़्यादा कोल्ड फील करेंगे वो, फेल होंगे कलर की अगर हम बात करें, या वैसी स्कैन होंगे उसके इसकी इस तरह अगर हम बात करें डेस्क कलर या ब्लेस्टर नोज फिंगर टूज, ये सारे जो है डेस्क कलर होंगे। प्रोस्टिबाइट उसको कहते हैं। हाइपोटेंशन होंगे उसको, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट जो है वो डिक्रीज होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने कहा था कि पेशेंट जो है वो डिहाइड्रेट हो सकते हैं। लेक अप मसल जो है कोऑर्डिनेशन, जो मसल कोऑर्डिनेशन है, मतलब उस तरह उसकी मसल जो है वो काम नहीं करेगी। डिसओरिएंटेशन हो सकता है उसमें, सही बात भी नहीं कर सकते। ड्राउजनेस हो सकते हैं। प्रोग्रेशन टू कॉमा, मतलब कि कॉमा की तरफ जो जा सकते हैं अगर उसको सही ट्रीट न किया जाए उसे टाइम पे। तो अब टाइप ऑफ हाइपोथर्मिया क्या है? इंड्यूस हाइपोथर्मिया है। इंड्यूस हाइपोथर्मिया का मतलब है कि एज अ डिलिब्रेट लोअरिंग ऑफ द बॉडी टेम्परेचर टू डिक्रीज द नीड ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी टिश्यू सच एज ड्यूरिंग द सर्टन सर्जरी। कभी कभार हम खुद ऐसी मेडिसिन और चीज़ें देते हैं कि इसके थ्रू हम खुद उसको कम करना चाहते हैं। कुछ ऐसे मतलब प्रोसीजर है जिसमें हम करवा देते हैं। एक इंसिडेंटल हाइपोथर्मिया है, कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्सपोजर टू अ कोल्ड एनवायरनमेंट, मतलब जब आप कोल्ड एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो जाते हो, या जो है इमर्जन ऑफ अ कोल्ड वाटर एंड लैक ऑफ एडुकेट क्लॉथिंग, या शेल्टर नहीं है, हीट नहीं है, या कुछ और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मतलब आपकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है। मेटाबॉलिक रेट आपकी अगर डिक्रीज है, अगर आप कोई सेडेटिव मेडिसिन आपने ली है, तो इसकी वजह से भी आपकी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो सकते हैं। सो दिस इज इंसिडेंटल। तो ये दो मेन टाइप है उसके, ठीक है। अब साइट फॉर द मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, कौन कौन सी साइट है जिसपे हम बॉडी टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं? तो ओरल है, रेक्टल है, एक्सियल है। और हमने कहा था कि ओरल जो है उससे रेक्टल ज़्यादा होंगे, और रेक्टल से जो एक्सियल है वो ओरल से कम होंगे। टेम्पोनिक है, ठीक है, और स्कैन है जिस तरह टेम्पोलर आर्टरी, और उससे हम चेक करवा देते हैं, ठीक है। तो ओरल मेथड जो है ये हम कब इंडिकेशन कब देते हैं? जब पेशेंट आपके पास कॉन्शियस हो, मतलब उसकी जीसीएस फुल हो, अल्टर पेशेंट हो, और कोऑपरेटिव पेशेंट हो। अगर ये है तो फिर ये मतलब हम उसको दे सकते हैं। कंट्रा इंडिकेशन कब नहीं दे सकते? अगर बच्चों की उम्र 5 ईयर से बिलो है तो हम ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते। अनकॉन्शियस पेशेंट है, रिस्पांस नहीं दे रही, नहीं ले सकते। ओरल कोई इन्फेक्शन है, नहीं ले सकते, ठीक है। या टेकेपनिया है बहुत ज़्यादा सीवियर, अगर रेस्पिरेशन रेट बहुत ज़्यादा है तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि आप उसके मुंह में थर्मामीटर रखोगे और उसका कि अपने मुंह को क्लोज करें, ऑलरेडी उसको टेकेपनिया है तो फिर उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। रेक्टल मेथड जो है कब हम देते हैं? अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है, या कोई मोर ब्रीड्स चिल्ड्रन है, टेकेपनिक है। देखिए ये जो कंट्रा इंडिकेशन ऑफ द ओरल है, दिस इज द इंडिकेशन फॉर द रेक्टल, ठीक है। और कंट्राइंडिकेशन कब है? हेमोराइड्स है, या रेक्टल सर्जरी उसकी हुई है, या रेक्टल अगर उसको फेशर है तो फिर नहीं दे सकते। एक्सियल जो है दिस इज द मोस्ट जो अगर प्रेपर हम करते हैं कोई मेथड, तो दिस इज द एक्सियल मेथड। एन पेन एंड यंग चिल्ड्रन के लिए, बच्चा और ओल्ड एज सब में हम उसको दे सकते हैं, लेकिन ये लिस्ट एक्यूरेट है, सही मॉनिटर नहीं करते, क्योंकि जिस तरह हमने कहा कि ऑलरेडी ये सरफेस टेम्परेचर पर ज़्यादा वो आते हैं।
टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा टाइम, एटलीस्ट 3 मिनट्स के लिए जो है आप एक्सियल टेम्परेचर को चेक करोगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। ये थर्मामीटर है ये हमारे पास, ठीक है। डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर है। थर्मामीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम टेम्परेचर को चेक करते हैं। डिफरेंट टाइप के थर्मामीटर है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, इट इज़ यूज टू मेजर द ओरल, एक्सियल और रेक्टल टेम्परेचर के लिए हम यूज़ करते हैं। अबाउट 2 मिनट्स के लिए हम उसको रख देते हैं। 2 मिनट से 30 सेकंड फॉर द एक्यूरेट रीडिंग, 2 मिनट और 30 सेकंड, ठीक है। डिस्पोजेबल थर्मामीटर है, ये बहुत ज़्यादा कम यूज़ होते हैं हमारे हॉस्पिटल में। इट इज़ अ केमिकल थर्मामीटर भी उसको कहते हैं। ये उसमें कलर होते हैं, डिफरेंट कलर होते हैं उसमें। यूनिट चेंज इन स्पेसिफिक टेम्परेचर, इट्स टेक अबाउट 60 सेकंड फॉर एक्यूरेट रीडिंग। ये 60 सेकंड जो है तकरीबन लेते हैं एक्यूरेट रीडिंग के लिए, ठीक है। तो इसमें ये चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन ये बहुत कम यूज़ होते हैं। जैसे टेम्पोनिक थर्मामीटर आजकल ये यूज़ होते हैं। ये इट इज़ यूज टू मेजर द ईयर टेम्परेचर। ये ईयर से हम जो टेम्पेनिक है टेम्परेचर है उसको हम मेजर करते हैं, और ये तकरीबन 2 to 3 सेकंड फॉर द एक्यूरेट रीडिंग। ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, तो ये इसलिए आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक होता है इन्फ्रारेड थर्मामीटर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि उसको डिजिटल थर्मामीटर भी कहते हैं। इसमें दिस फॉर्मेट टेम्परेचर मेजर फ्रॉम द डिस्टेंस विद आउट कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर, ठीक है। लेकिन इसकी ये खूबी है कि मतलब ये कांटेक्ट, ये दूर से भी आप उसके जो टेम्परेचर है आप उसको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट रिक्वायर होते हैं कौन से, जब आप टेम्परेचर चेक करोगे तो आपके पास ओरल, एक्सियल या रेक्टल टेम्परेचर थर्मामीटर होनी चाहिए, स्पिरिट स्वाप होनी चाहिए आपकी, या कॉटन होनी चाहिए आपके पास, स्पंज जो टॉवल है वो आपके पास होनी चाहिए, कॉटन, ड्राई कॉटन आपके पास होनी चाहिए, रिकॉर्ड फॉर्म क्योंकि फिर आप टेम्परेचर को रिकॉर्ड करोगे। बॉल पॉइंट आपके पास होनी चाहिए, या पेन, ब्लू, ब्लैक, रेड, क्योंकि उससे आप मॉनिटर करोगे। स्टील ट्रे आपके पास होनी चाहिए जिसमें किडनी ट्रे हो, ठीक है। और इसके अलावा लुब्रिकेंट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप रेक्टल टेम्परेचर ले रहे हो तो आपके पास और हैंड वॉच आपके पास होनी चाहिए, ताकि आप टाइम देख ले कि कितने टाइम के लिए अपने टेम्परेचर को चेक करने हैं। मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर, अगर ओरल की बात करें सो इंश्योर द पेशेंट हैज़ नॉट टेकन एनी हॉट एंड कोल्ड फूड एंड फ्लूइड और स्मोक इन 15 to 30 मिनट्स बिफोर द प्रोसीजर, ठीक है। जब भी आप ओरल टेम्परेचर चेक करोगे तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि पेशेंट ने कुछ डाइट या कुछ किसी चीज़ को तो नहीं ली है हार्ड या कोल्ड, क्योंकि ये टेम्परेचर के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। आस्क द पेशेंट टू प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर एट द बेस ऑफ द टंग्स ऑन द साइड्स ऑफ द, देख अपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि जो बेल ऑफ थर्मामीटर है उसको अपने जुबान के नीचे अपने रखना है, और जुबान की जो अपनी मुंह है उसके ऊपर अपने बंद करना है। इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू क्लोज द लेफ्ट, जो लेफ्ट से होंठ है उसको क्लोज करना है फॉर 3 मिनट्स, 3 मिनट्स के लिए अपने उसको बता देने हैं। व्हेन वी कैन नॉट यूज द थर्मामीटर द चाइल्ड इज अंडर 6 ईयर, तो हम ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते। अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए भी नहीं ले सकते, साइकाट्रिक पेशेंट के लिए भी नहीं ले सकते। पेशेंट हु कैन नॉट ब्रीथ फ्रॉम हिज नोज, अगर नोज से वो ब्रीथ नहीं ले सकते तो उसको भी हम ओरल टेम्परेचर नहीं ले सकते। अगर कोई इन्फेक्शन है मौत की या सर्जरी है तो नहीं ले सकते। पेशेंट अन ऑक्सीजन मास्क पे है तो हम नहीं ले सकते। ये ऑलरेडी हमने पिछली स्लाइड में कह दिया था। रेक्टल टेम्परेचर को आपने कब करना है, पेशेंट इन सेमी पोजीशन में आपने डालना है। सेमी पोजीशन क्या है कि साइड पोजीशन पे अपने पेशेंट को करना है। यंग चिल्ड्रन पोजीशन लेटरली, आप लेटरल साइड पे भी कर सकते हैं। विद इन द नी जो है फ्लेक्स करना है, प्रोन अक्रॉस द लेफ्ट, ठीक है। वियर डिस्पोजेबल ग्लव्स आपने पहनने हैं। लिब्रिकेंट, आप टेम्परेचर को लिब्रिकेंट करें, और फिर जो है विद नॉन डोमिनेंट हैंड से जो है अपने लेफ्ट हैंड से आपने उसको फिर एंटर कर देना है। व्हेन कैन नॉट यूज रेक्टल टेम्परेचर, आप कब नहीं ले सकते, विद द पेशेंट हु हैव रेक्टल सर्जरी, अगर किसी पेशेंट की हुई है। अगर कोई पेशेंट कोई रेक्टल डिसऑर्डर के साथ है, डायरिया है उसको, या क्लॉटिंग जो है डिसऑर्डर है उसको, कोई क्लॉटिंग के डिसऑर्डर है ब्लड, या इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट है तो आप उसको नहीं ले सकते रेक्टल। अब नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द क्लाइंट विद फीवर, अगर कोई पेशेंट फीवर के साथ है तो आप इसकी नर्सिंग इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं। तो वाइटल साइन को आपने मॉनिटर करने हैं टाइमली।
असेस स्किन कलर एंड टेम्परेचर को आपने असेस करना है, मॉनिटर वाइट ब्लड प्रेशर सेल को आपने मॉनिटर करना है, क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो WBC विल बी इंक्रीज, रिमूव एक्सेस ब्लैंकेट या when the client feels warm but provide extra warm when the client feel chilled। ठीक है, अगर पेशेंट की बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है तो आप उसको एक्स्ट्रा ब्लैंकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर उसके वापस गर्मी हो रही है तो आप उसको रिमूव करने हैं। प्रोवाइड एडुकेट न्यूट्रिशन, फ्लूइड बहुत ज़्यादा देने हैं अपने पेशेंट की, न्यूट्रिशन ज़्यादा देने हैं। इनपुट और आउटपुट को आपने मेजर करना है कि कितना फ्लूइड वो लेते हैं, कितना फ्लूइड वो लॉस करते हैं, अपने उसको मेजर करना है। रिड्यूस द फिजिकल एक्टिविटीज़ या जो लिमिट हीट प्रोडक्शन, अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करना है, या जो हेल्थ प्रोडक्शन है उसको लिमिट करना है, स्पेशली ड्यूरिंग द प्लस स्टेज। जो प्लस स्टेज है उसमें आपने उसको बिल्कुल नहीं कम करना है। एडमिनिस्टर एंटीपायरेटिक मेडिसिन आपने देनी है अगर प्रिस्क्राइब है, अगर ऑर्डर है तो। नर्सिंग इंटरवेंशन कंटिन्यू है, सो प्रोवाइड ओरल हाइजीन, अपने पेशेंट का ख्याल रखना है, उसके म्यूकस मेम्ब्रेन की। प्रोवाइड टिप्स स्पंज अपने पेशेंट को देने हैं, इंक्रीज डेट लॉस थ्रू कंडक्शन, एंड प्रोवाइड ड्राई क्लॉटिंग अपने पेशेंट को देने हैं, या जो ब्लड जो बेड लिनन है उस वो ड्राई होनी चाहिए ताकि हीट ज़्यादा लॉस ना हो। सो इट वाज ऑल अबाउट द टेम्परेचर। सो होपफुली कि आप समझ चुके होंगे, ये समरी है कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो होपफुली कि आप समझ हो चुके होंगे। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई queries है, so you can ask in the comment section, I will try to give answer timely। Thank you so much for listening me।